Hello everyone, I welcome all of you in our YouTube channel Universal Institute। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आप ये नोट कर लें कि इस चैप्टर के 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों का लिंक दे दिया है। आप पहले उन्हें देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको ये ठीक से समझ में आएगा। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के किसी पार्ट को डिस्प्लेस करेगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी सी है तो ए बी सी के एक पार्ट को हटा देता है। जैसे हमने कहा, मान लेते हैं कि यहाँ बी को हटा रहा है, तो ए ने अगर बी को डिस्प्लेस किया तो नया रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? ए सी, और बी अलग हो जाएगा। अब इसी को जो एक्चुअल एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया है आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और नया कंपाउंड बन गया आयरन सल्फेट। होता यह है कि जब टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है। तो टेस्ट ट्यूब में जब हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें आयरन का रिएक्शन कराते हैं तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो हो जाता है ग्रीनिश। ये ग्रीनिश कलर क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट का कॉपर अब यहाँ से डिस्प्लेस हो गया है और उसकी जगह पे क्या आ गया? आयरन। और आयरन यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, इसके मैकेनिज्म को ठीक से समझना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का बन जाएगा और कॉपर जो अलग हुआ है इस एक्वस सॉल्यूशन से बाहर टेस्ट ट्यूब के नीचे ही रहेगा, इसका कलर क्या रहेगा? रेड ब्राउन। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, अगर हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और ये कलरलेस होता है। और साथ में क्या बनेगा? कॉपर। कॉपर का कलर क्या रहेगा? ब्राउन कलर रहेगा। इसी तरह से अगर हम लेड का रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, PbSO4 लिखना है, तो PbSO4 बन जाएगा और साथ में कॉपर बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराओगे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मरकरी का रिएक्शन या हमने सिल्वर का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराया तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। और ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? तो इसी को देखने के लिए आप अलग से जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी के इस 10th के सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते हैं। अभी आप सिंपली केवल इतना ही समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी भी मेटल्स हो सकती हैं जो कम रिएक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू कॉपर। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.9 की। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आपको लोहे की कील लेनी है, उसको सैंड पेपर से साफ कर देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड A एंड B। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये देखिए नीचे वाले डायग्राम में 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B है। फिर इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जब आप CuSO4 लोगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में से एक में, B में, आपको 3 आपने आयरन नेल्स लिया था, उसमें से 2 को डिप करा देना है, इमर्स कर देना है।
कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए। कीप वन आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक जो आयरन नेल है उसको बाहर रखना है, जिससे कि आफ्टर 20 मिनट क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए रहे। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जब आप आयरन नेल का कलर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन नेल का जो कलर है ग्रे कलर का है। जब आप आयरन नेल को बाहर निकालोगे तो अब आप देखोगे कि आयरन नेल का कलर कैसा हो गया है, ब्राउन हो गया है, रेडिश ब्राउन। और जिस टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन नेल डाला था उसका जो ब्लू कलर है वो फेड पड़ गया है, हल्का हो गया है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो हमने फर्स्ट रिएक्शन ये आपको बताई थी, यहाँ देखिए आयरन का रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है। और यही जो डिस्प्लेस कॉपर को जब डिस्प्लेस किया आयरन ने, तो यही जाकर के आयरन नेल में जाके चिपक गया था। ठीक, इसीलिए आयरन नेल का कलर कैसा हो गया था, रेडिश ब्राउन। और ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू से फिर कैसे इसका कलर होने लग जाता है, ग्रीनिश। तो ये ग्रीन कितना ज्यादा होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आयरन नेल इसमें आपने कितनी देर के लिए इमर्स करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारा ब्लू कलर यहाँ से बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है कि कितने आयरन के पार्टिकल्स कितने कॉपर के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, we observed that iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades and changes to light green color। और कंक्लूजन क्या है इसका, आयरन displaces copper from copper sulfate solution forming iron sulfate in the solution which has a light green color, hence blue color of copper sulfate solution fades। The displaced copper is deposited on the iron nail giving it a brownish color। तो ये तो बात हो गई एक्टिविटी 1.9 की। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नेम से ही पता चल रहा है यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन दो आयंस का होगा। वहां डिस्प्लेसमेंट हुआ था एक का ही हुआ था, यहाँ दो का होगा। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज होगा, दो रिएक्टेंट होंगे और दोनों ही रिएक्टेंट एक एक आयन को डिस्प्लेस करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है। कैसे चल रहा है देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराया। तो होगा ये कि सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करके बना देगा NaCl। ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। और साथ में जो ये सल्फेट आयन है ये बेरियम के साथ चला जाएगा, तो क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। और ये वाइट कलर का मटेरियल बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट था अपने पास सोडियम सल्फेट और एक था बेरियम क्लोराइड, और दोनों ही रिएक्टेंट के एक एक आयंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस पर देखिए डेफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं, इस एक्टिविटी में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा वी ऑब्जर्व दैट white solid insoluble in water is formed। this white insoluble solid is called precipitate। तो ये जो BaSO4 के बाद हमने S लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब हमारा इसमें कंक्लूजन क्या रहेगा, तो कंक्लूजन है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ white precipitate of barium sulfate along with sodium chloride in the solution। The above reaction is a double displacement reaction as well as precipitation reaction। तो precipitation reaction क्या होता है,
वो रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा हो। तो क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट बन रहा है, इसलिए ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे एक टेबल में बॉक्स में कुछ दे रखा है, देखिए क्या है। रिकॉल एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वहां क्या था, वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो वहां पे हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था। अब इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे मैंने देखिए PbI2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका कलर कैसा रहेगा, ये प्रेसिपिटेट जो बनेगा इसका कलर रहेगा येलो। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। तो ऑब्वियसली ये लेड आयोडाइड है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो देखिए इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो पोटेशियम 1 है और राइट हैंड साइड पे 1 है। आयोडीन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो कितने हैं, 1, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। तो इसका मतलब कि आयोडीन को लेफ्ट हैंड साइड पे 2 करना पड़ेगा। तो हमने पोटेशियम आयोडाइड Ki को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से जो पोटेशियम है अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गया है और राइट हैंड साइड पे 1 है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे हमको फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखिए नाइट्रेट भी यहाँ बैलेंस हो गया और लेड भी यहाँ बैलेंस हो गया। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो ये हो गया। चलिए अब हम बात कर, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई खत्म। अब हम बात करते हैं नया टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर किसी रिएक्टेंट में, किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर किसी सबस्टेंस से हाइड्रोजन एटम अलग हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उस रिएक्टेंट का या उस सबस्टेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो CO2 बनता है। तो कोल यानी कि कार्बन, आप देखिए कार्बन को अगर हम रिएक्टेंट की तरह से, कार्बन यहाँ रिएक्टेंट है और कार्बन में ऑक्सीजन क्योंकि ऐड हो रहा है तब जाकर के CO2 बन रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल है H2S का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ होता है तो HBr बनता है और साथ में सल्फर बनता है। तो यहां आप देखिए H2S लेफ्ट हैंड साइड पे H2S और राइट हैंड साइड पे S अलग हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन हुआ करता था लेकिन अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर में से हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, कॉपर है और कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करना पड़ेगा इसके लिए, तो क्या बन जाता है, CuO बनता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये एक्टिविटी 1.11 1.11 इसकी ही ये रिएक्शन है। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। देखिए कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है, और कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और ऐसा करने पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास पाउडर था उसका कलर हो गया ब्लैक। और ये ब्लैक कलर क्यों हुआ, क्योंकि अब क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड। तो पहले कॉपर अकेला था, अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन की। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है, यानी कि वहां हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीडेशन बोल रहे थे जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, और रिडक्शन बोलेंगे जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन बोल रहे थे जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, और रिडक्शन हो जाएगा जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है। अभी जो हमने एक्टिविटी आपको बताई उसमें जो कॉपर का ऑक्साइड बना है, अगर उसमें से हम हाइड्रोजन गैस पास कराएं
तो वापस से जो ब्लैक कलर का हमारे पास कंपाउंड था कॉपर ऑक्साइड, वो फिर से कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के साथ किसने रिएक्शन कर लिया, हाइड्रोजन ने। तो क्या बन गया, H2O, और कॉपर अलग हो गया। अब आप देखिए कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं तो इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात आप ध्यान से समझ लें, ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन होती है जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है और एक रिएक्शन होती है जो रिडक्शन वाली होती है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। कैसे? जैसे हम किसी भी एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल को ही देखिए, जहां पे बर्निंग ऑफ कार्बन की बात हुई थी। तो बर्निंग ऑफ कार्बन में कार्बन जो है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं O2 मॉलिक्यूल, अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि इस रिएक्शन में किसी दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसी तरह से ये सेकेंड एग्जांपल है H2S वाला। तो यहाँ H2S से आप देखिए सल्फर बन रहा है। तो सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था और अब नहीं है, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन, अगर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है और सल्फर बन रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि ब्रोमीन में पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन अब प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आ गया है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो रिएक्शन साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई ऐसी रिएक्शन की बात करें जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब देखिए, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये तो पता चल गया कि दोनों साथ साथ होंगे। और जब ये दोनों साथ साथ होते हैं तो इसे, ये देखिए थर्ड हेडिंग में क्या बताया है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, और साथ साथ होते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, साथ साथ ही होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रिडक्शन का हमने RED ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, तो क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction. एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए दे रखा है, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ कराया, तो क्या बन गया, जिंक बना और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ क्या है, जिंक ऑक्साइड रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जो था वो प्रोडक्ट में अब नहीं है। यानी पहले जो ZnO था, अब केवल क्या है, Zn है। यानी कि ऑक्सीजन आपने यहां से क्या किया, रिमूव किया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का यहाँ हो रहा है रिडक्शन। और कार्बन जो रिएक्टेंट की तरफ है, प्रोडक्ट में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था और अब कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखिए, ये बात पता चली कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट में अगर एक स्पीसीज का मतलब मैं यहाँ एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल या आयन किसी से भी आप समझ सकते हैं। तो अगर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जरूरी है कि दूसरे का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि जिंक ऑक्साइड का हमने क्या बताया, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन कौन कर रहा है, तो सामने कौन है, कार्बन है। तो कार्बन जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन हो गया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और सामने कौन था उसके,
उसके साथ में था कौन, कार्बन था, तो ऑब्वियसली कार्बन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन को क्या बोल दिया जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिया जाएगा। इसी तरह से जब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए रिएक्टेंट में कार्बन अकेला है और प्रोडक्ट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, तो जब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिएक्टेंट में कार्बन के अलावा तो केवल जिंक ऑक्साइड ही है, तो ऑब्वियसली जिंक ऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन के लिए जिंक ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जिंक ऑक्साइड को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। तो क्या बात पता चली, ये बात पता चली कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले के लिए क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो सामने वाले के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये, अब एक और एग्जांपल देखिए, MnO2 प्लस 4HCl। तो यहाँ क्या है, MnO2 क्या बना रहा है प्रोडक्ट में, MnCl2। तो देखिए मैग्नीज के पास पहले ऑक्सीजन हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, तो इसका मतलब मैग्नीज का क्या हो गया, मैग्नीज का हो गया रिडक्शन। तो किसने रिड्यूस किया इसे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा जो स्पीसीज है वो कौन है, HCl है, तो HCl ने ही इसको रिड्यूस किया, तो हम क्या बोल देंगे, HCl यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसी तरह से HCl क्या बना रहा है प्रोडक्ट में, Cl2। तो क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन हुआ करता था, अब नहीं है, तो इसका मतलब कि HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो रिएक्टेंट में HCl के अलावा तो केवल MnO2 ही है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन किसने किया, MnO2 ने किया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है। अब देखिए यहाँ अगले टॉपिक के पहले यहाँ पास एक टेबल में pre-call activity 1.1 where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air and changes into white substance। ये जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो सबसे पहली रिएक्शन यही थी, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो देखिए इसकी रिएक्शन क्या थी, इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं, Mg प्लस O2 MgO। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एक एटम है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो MgO को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और ऐसा करने पे मैग्नीशियम अब यहाँ पे 2 हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गई बैलेंसिंग वाली बात। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है कि इस मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो देखिए बहुत आसान है, मैग्नीशियम जब रिएक्टेंट के फॉर्म में है तो इसके पास ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो बहुत आसान है कि यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि ये रिएक्शन बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग हो रहा है और बर्निंग के साथ साथ क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन का मतलब क्या है, आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे ऐसे आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको अगर काफ़ी टाइम तक ओपन स्पेस में रखते हैं तो बहुत टाइम बाद उसमें आपने देखा होगा ब्राउन कलर का, जिसको हम जंग बोलते हैं, जंग लग जाती है। इसी तरह से जनरली आपने क्योंकि आयरन को ही ऐसा देखा होगा तो हम आयरन से बात कर रहे थे, ऐसा कॉपर के साथ भी होता है। अगर आपके घर में तांबे के बर्तन होंगे तो जो तांबे के बर्तन होते हैं, अगर बहुत पुराने बर्तन आप निकाल के देखें तो उसमें ग्रीन कलर की लेयर आपको दिखाई देगी। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कोरोजन का एग्जांपल हुआ। इसी तरह से आपके पास अगर सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह हो पुरानी काफ़ी, आप निकाल के देखें तो उसमें वो उसका जो कलर हो जाता है ब्लैक हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का एग्जांपल है। तो कोरोजन का मतलब क्या हुआ, कोरोजन का मतलब ये हुआ कि अगर आप मेटल को ओपन स्पेस पे, ओपन प्लेस पे रखते हो तो धीरे धीरे उसका डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा किस लिए क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनके साथ रिएक्शन होता है।
और इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ स्लो प्रोसेस, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आज आज आपने बिल्कुल नया तांबे का कोई बर्तन रखा और कल तक वो ग्रीन हो गया, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। अब हर मेटल का जो डिकेइंग प्रोसेस होगा वो अलग अलग एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से होगा। एक एक करके बात करते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए हैं, ये 3 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग। आयरन का जो कोरोजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जंग लगना, है ना, यानी रस्टिंग। रस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस ब्राउन इन मास। तो आपने इसको देखा ही होगा अपने आसपास कि जब लोहे पे जंग लगती है तो कैसा होता है, लाल दिखता है वो, है ना, भूरा लाल। And formed by the chemical action of moisture containing CO2 on iron. The formula of rust is Fe2O3.XH2O। XH2O का मतलब है कि यहाँ पे जो जंग है उसमें उसमें फिक्स नहीं है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। और इस फॉर्मूले को भी 10th क्लास में आपको रट ही लेना है। बाद में जब आप 12th में जाओगे तब आपको इसका कुछ मैकेनिज्म बताया जाएगा। तो अभी तो आपको रट लेना है कि हम पूछें आपसे कि रस्ट का फॉर्मूला बताएं, तो आपको बोलना है कि सर Fe2O3.XH2O। तो मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताइए कौन सी एटमॉस्फेरिक गैस की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। अब दूसरा एग्जांपल है कॉपर का। तो कॉपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर इसके साथ रिएक्शन करके कॉपर का कार्बोनेट बनता है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन में जो ग्रीन लेयर आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, तो वो कॉपर का कार्बोनेट है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड है। तो इसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, CO2। आयरन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, ऑक्सीजन और H2O। और यहाँ क्या है, CO2, O2 और H2O। इसी तरह से सिल्वर के लिए आपको याद रखना है कि सिल्वर का रिएक्शन ना CO2 के साथ होता है ना ऑक्सीजन के साथ होता है, बल्कि किसके साथ हो रहा है, H2S के साथ हो रहा है। एटमॉस्फेयर में ये गैस भी होती है और इससे क्या बन जाता है, Ag2S बन जाता है, और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। तो इस तरह से आपको ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखनी है। अब डिसएडवांटेज। तो देखिए ऐसा है कि ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से हर साल रेलिंग होती है, कार बॉडी होती है, ब्रिज होते हैं, शिप होते हैं, इन सब का बहुत लॉस होता है और बहुत ज़्यादा इसमें पैसे खर्च कर हमें करने पड़ते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मेथड क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे, इसको रोका कैसे जाए, तो मेथड भी आपने आसपास में देखा ही होगा। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही हमारे गार्डन में या घर के बाहर बड़ा गेट जब लगता है तो उसमें आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा किसी घर में कि बिना पेंट किए उसको लगा दिया गया हो। उसमें पहले पेंट किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि जिससे उसका रस्टिंग नहीं हो। तो एक तरीका है कि आप पेंट कर दो। तो ये भी आप कर सकते हो कि ग्रीस ऑयल वगैरह यूज करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाले डायग्राम में ये एक मोटर पार्ट्स में कुछ ग्रीस लगाया जा रहा है। दूसरे वाले में भी आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे नट बोल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक जिसमें कि कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लगाया गया था, दूसरे में ग्रीस लगाया गया है। ग्रीस वाला देखिए आपको ब्लैक या ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसका प्रोटेक्शन हो गया। वार्निशिंग भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास सीढ़ियों पे ये लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसमें वर्निशिंग की गई है। तो वर्निश एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। आपने घर में सोफा वगैरह में देखा होगा, वर्निशिंग करा के उसको उस पे चमक आ जाती है ऐसा करने से। और दूसरा जो एक और इसमें इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है गैल्वेनाइजेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डायग्राम में आप देखिए। इसके लिए जिंक को मोल्टन स्टेट में लिया जाता है और उसमें जो स्टील होता है उस स्टील को इमर्स करके बाहर निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जिंक का एक लेयर आ जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अब बात करते हैं रैंसिडिटी की। रैंसिडिटी भी आपके डेली लाइफ से एसोसिएटेड
एक एग्जाम्पल है। तो रैंसिडिटी का मतलब क्या है? रैंसिडिटी का मतलब ये है कि कुछ फूड मटेरियल जैसे नमकीन वगैरह हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, अगर आप इनको बहुत लंबे टाइम के लिए ओपन करके रख देते हो तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसमें बैड स्मेल आने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड मटेरियल था उसमें जो ऑयल था और फैट था, जो उसमें ऑयल या फैट था उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर क्या हो गया, उसका डिग्रेडेशन हो गया कुछ टाइम के बाद। तो इस वजह से उसमें बैड स्मेल आती है। तो रैंसिडिटी का मतलब क्या हुआ? रैंसिडिटी का मतलब हो गया कि ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाना या फैट का ऑक्सीडेशन हो जाना, और इस वजह से क्या होना, बैड टेस्ट या बैड स्मेल का आना। इट इज द नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल विच causes a change in the smell and taste of fat or oil or any stuff containing oil। अब ऐसा ना हो इसके लिए क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली हम ऐसा ना हो इसके लिए एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लाएंगे ही नहीं। तो या तो आप एयर टाइट कंटेनर में नमकीन वगैरह रखेंगे, या फिर मार्केट में जब आप नमकीन का पैकेट लेते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें गैस होती है, और वो जो गैस होती है नाइट्रोजन होती है। क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करेगी, तो इस तरह से प्रोटेक्शन इसका बना रहेगा, इसका ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? तो इसका हमने एक्टिविटी में देखा था कि अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसमें उसके साथ अगर आयरन का रिएक्शन कराते हैं, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, FeSO4। तो इसका मतलब iron is more reactive than copper and it displaces copper from copper sulfate solution according to the following reaction। तो ये देखिए हमने रिएक्शन यहाँ दे रखी है, पहले भी रिएक्शन हमने देखा था। As copper sulfate reacts to form iron sulfate, the blue color of copper sulfate solution fades। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो 1.10 वाली एक्टिविटी में हमने देखा था एक एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट का, और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिया है। आप सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर NaCl के साथ कराते हैं तो इससे क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl बनेगा, और साथ में NaNO3 बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। अब देखिए इस रिएक्शन में आपको बताना है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। बहुत आसान है, देखिए फर्स्ट जो पार्ट है इसमें सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है और क्या बन रहा है, Na2O। बहुत आसान है, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका मतलब रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का। क्योंकि मैंने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो साथ में रिडक्शन जरूर होगा। इसके बाद दूसरे एग्जांपल हम देखिए CuO+H2। तो यहाँ क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। तो ऑक्सीजन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और H2 दूसरा जो सबस्टेंस है H2 प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, H2O, यानी कि इसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो CuO का तो क्या हुआ, रिडक्शन, और H2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।